मेरा नाम विनय है। मुझे सब प्यार से गुड्डू कहते थे। मैं बहुत ही ज्यादा गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार जिनका नाम धीरज था, मुझ पर तरस खाकर अपने घर ले गए और कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे घर का ख्याल भी रखना है और मेरी पत्नी के छोटे मोटे काम भी करने हैं। उन्होंने मुझसे तनख्वाह की कोई बात नहीं की, बस यह कहा कि मेरे घर की रखवाली करना, तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा, दुकान से सौदा मेरी पत्नी को लाकर देना। मैं इतना गुर्बत भरा जीवन जी रहा था कि मुझे यह 2 वक्त की रोटी और एक छत बहुत बड़ा वरदान लग रही थी। उन्होंने कहा कि अभी उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वह मुझे एक तय तनख्वाह पर रख सके। मेरी उम्र 16 साल थी और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह मेरी गुर्बत से फायदा उठा रहे हैं, वरना जो काम उन्होंने मुझे दिया था उसकी महीने में अच्छी खासी तनख्वाह बनती थी। लेकिन भूख ने तो मुझे ईश्वर तक के नाम को भी भुला दिया था। वह मुझे लेकर अपने घर आ गए। मालिक यानी धीरज साहब की उम्र 50 साल थी और मुझे लगा कि उनकी पत्नी भी उन्हीं की उम्र की होगी। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो सामने लॉन्ज में पड़े सोफे पर एक लड़की लेटी हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि वह मेरे मालिक की बेटी है, लेकिन उसकी हुलिया शादीशुदा औरतों के जैसा था। हाथों में सोने के कंगन, गले में सोने की चैन और सबसे बढ़कर यह कि उसका पेट बढ़ा हुआ था, जिसे उसने दुपट्टे की मदद से छुपा रखा था। मैं फिर भी सोच में था कि शायद यह मालिक की बेटी होगी जो शादीशुदा है और अपने बाप के घर में आई हुई है डिलीवरी के लिए। लेकिन मेरा यह ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब मेरे मालिक ने उसे कहा कि सरिता, यह लड़का आज से तुम्हारा हर काम करेगा, बहुत मेहनती और गरीब घर का लड़का है, जिस रंग में ढालोगी ढल जाएगा। मेरे अमेरिका जाने के बाद यह इस घर की रखवाली भी करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। अगली सुबह ही मेरे मालिक अमेरिका की फ्लाइट से रवाना हो गए। यह शायद वहां पैसा कमाने की नियत से गए थे, लेकिन उनके घर में उनकी जवान पत्नी अकेले रह रही थी। यह क्यों अकेली रह रही थी, यह बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी। खैर, मेरे मालिक के जाने के बाद मेरा काम यही था कि मैं गेट पर हर आने जाने वाले को देखता। मालकिन को दुकान से कोई चीज मंगवानी होती तो मैं जाकर दे देता। मालकिन खाना खुद बनाती थी और मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। मेरे लिए तो वह किसी देवी से कम ना थी। कम से कम पेट भर कर खाने को तो मिलता था। 2 वक्त की रोटी खाकर मैं अपने मालिक और मालकिन के लिए प्रार्थना करता। मेरे मालिक ज्यादा अमीर नहीं थे, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, मगर घर अपना था। खुद को सेटल करने के लिए वह और भी पैसा कमाने की नियत से इस देश से बाहर जा चुके थे। उनका घर छोटा सा था लेकिन खूबसूरत था। मैं बरामदे में ही चारपाई पर सोता था। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने भला कब ऐसी जिंदगी गुजारी थी। गांव में तो मुझे चारपाई भी नसीब नहीं थी। एक वक्त का खाना मिलता था तो दूसरे वक्त का नहीं। शहर की रंगीनियां ही कुछ और थी। शुरू के दिनों में तो मैंने घर की ठीक से देखभाल की, हर काम वक्त पर करता था, क्योंकि मैं उस नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरी मालकिन तो बिल्कुल ही लापरवाह थी। उसे घर की कोई फिक्र ही नहीं थी। उसका काम बस सारा दिन टीवी देखना होता था और फोन पर अपनी माँ से और अपनी सहेलियों से सारा दिन बातें करती। हर शाम उसकी कोई ना कोई सहेली आ जाती थी और फिर समोसे पकोड़े के लिए मेरी भाग दौड़ शुरू हो जाती थी। मुझको इस पर कोई एतराज तो ना था, मगर मेरी मालकिन मेरे मालिक का पैसा दोनों हाथों से लुटा रही थी। कभी कभी मुझे अफसोस होता था अपने मालिक का, जो प्रदेश में मालकिन की खातिर अपनी हड्डियां रगड़ रहे थे। मेरे मालिक ने मुझे सिर्फ इसलिए काम पर रखा था क्योंकि मैं उनके दूर का रिश्तेदार था। आजकल किसी का भरोसा नहीं। एक नौकर रखते वक्त बहुत ही सावधान रहना पड़ता है और मैं उन्हें आसानी से मिल गया था जो उनके लिए काबिल भरोसेमंद था। एक दिन एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया और एक मोबाइल मुझे दिया और मुझे कहा कि यह मोबाइल मेरे मालिक की तरफ से मुझे मिला है। मैं हैरान था कि मुझसे तो मालिक ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, ना ही मैं उनसे बातें करता था। उस व्यक्ति ने कहा कि मोबाइल के अंदर सिम कार्ड मौजूद है,
और उसने जब मेरी बात मेरे मालिक से कराई थी तो मुझे यकीन आया। अब धीरज साहब मुझे बार बार फोन करके अपने घर की खबर लेते थे। यह मुझसे यही सवाल करते थे कि कौन आता है, कौन जाता है और मेरे घर में मेरे पीछे क्या हो रहा है। मालिक के सवालों पर मैं हैरान रह जाता था कि मेरी मालकिन के पास भी मोबाइल था, वह मेरी मालकिन से भी पूछ सकते थे, तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी। धीरज साहब ने मुझे सख्ती से कहा था कि उनकी पत्नी को यह बिल्कुल भी पता ना चले कि मैं मुझसे बातें करता हूँ और तुम घर की सारी खबर मुझे देते हो। तब जाकर मुझे सारा मामला समझ में आ गया। मैं इतना छोटा भी नहीं था कि ऐसी बातें ना समझ सकता। धीरज साहब ने मुझे मालकिन की जासूसी पर तैनात किया था। उन्हें शायद अपनी खूबसूरत जवान पत्नी पर भरोसा नहीं था। मैं भी अपने मालिक का पूरा पूरा वफादार था और उनके साथ वफादारी निभाते हुए घर के सभी मामलात से उन्हें आगाह करता जा रहा था। घर में कौन आता था, कौन जाता था, उनकी पत्नी सारा दिन किन सरगर्मियों में व्यस्त होती थी, पूरे दिन की सारी कहानी में उन्हें सुना दिया करता था। क्योंकि यह नौकरी मुझे धीरज साहब की बदौलत मिली थी, मुझे खाना भी मिलता था और अतिथियों के जाने के बाद बचे कुचे समोसे और पकोड़े और उनकी बची हुई चाय पीने को मिलती थी। इसके अलावा मुझे सिगरेट की भी आदत पड़ चुकी थी, जो इस उम्र के लड़कों को बिगाड़ने की सबसे पहली सीढ़ी हुआ करती है। पहले मैं दोस्तों से सिगरेट लेकर पीता था, लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी सिगरेट देने को तैयार नहीं होता था। मैं जब सौदा लेकर आता तो उनमें से थोड़ा सा घपला लगाकर अपनी सिगरेट के पैसे बचा लिया करता था। लेकिन मेरी मालकिन को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए अब वह गिन गिन के पैसे देने लगी थी। एक रात मेरे मालिक का फोन था कि अचानक मेरी मालकिन मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई और वह मुझसे सवाल करने लगी कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो मैंने फोन काट दिया। मेरे चेहरे का रंग सफेद हो गया था कि मेरे मालिक ने यह सब बताने से मना किया था। तो मैंने झूठ बोला कि मैं अपने घर बात कर रहा था। मेरी मालकिन ने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर मेरे मोबाइल को देखती रही और मुझसे बोली कि पहले तो मैंने कभी तुम्हारे हाथ में यह मोबाइल नहीं देखी, तो यह अचानक कहां से आ गया। मैंने बोला कि मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। मेरे जवाब पर मेरी मालकिन सोच में पड़ गई, क्योंकि मोबाइल बिल्कुल नया था और थोड़ा सा महंगा भी था। थोड़ी देर तो मेरी मालकिन मुझे देखती रही और अपने निचले होठों को दांतों से काटती रही, जैसे कि किसी गहरी सोच में हो, फिर वहां से चली गई। उसके बाद मैंने नोट किया कि मेरी मालकिन सारा दिन किसी गहरी सोच में डूबी हुई होती है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं मालिक से बात कर रहा था तो मेरी मालकिन ने हमारी बातें सुन ली थी। वैसे भी मेरा यह हिसाब हो गया था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। एक दिन में दोपहर का खाना खाकर फ्री हुआ तो मेरी मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने 100 का नोट मुझे दिया और कहा कि गुड्डू बेटा, मेरा थोड़ा सा लताड़ा तो कर दो। एक तो मेरा जिस्म बुरी तरह से दुख रहा है और दूसरा मेरी डिलीवरी के दिन भी करीब है। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब लगी। वह किस चीज के लताड़े की बात कर रही थी, मैं सोच में पड़ गया। तो उन्होंने तेल की शीशी मुझे पकड़ाई और बोली कि अपना सर दबाने की बात कर रही हूँ। मेरे कंधे भी बुरी तरह खड़े हुए हैं, सर बहुत भारी हो जाता है और गर्दन में भी खिंचाव है। ऐसा कहकर मेरी मालकिन बेड से नीचे बैठ गई और मुझे बेड के ऊपर बैठने का इशारा किया। मुझे तो बस 100 का नोट नजर आ रहा था और सिगरेट की बहुत तलब हो रही थी, क्योंकि काफी दिनों से मुझे सिगरेट नसीब नहीं हुई थी। मैंने फौरन मालकिन की ख्वाहिश के मुताबिक मालकिन का लताड़ा शुरू कर दिया। उनको बहुत सुकून मिल रहा था। वह बोलती जा रही थी कि गुड्डू बेटा, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा मजा है। मेरे कंधों का दर्द बिल्कुल गायब होता जा रहा है। यह एक दिन की बात नहीं थी, अब रोजाना ही वह 100 का नोट मुझे दिखाकर मुझसे अपने कंधे दबवाती। मैं होले होले से उनके बालों में उंगलियां फेरता रहता और वो आंखें बंद करके बहुत पुरसुकून दिखाई देती थी। फिर मुझसे थोड़ी बहुत बातें भी करने लगी। वह आंखें बंद करके मुझसे अजीबो गरीब सवालात पूछती थी कि मेरी धीरज साहब के साथ कैसी रिश्तेदारी है, मेरा गांव कहाँ पर है, मेरे घर वाले कैसे हैं,
मैं उनके सभी सवालों का सीधा सीधा जवाब देता जाता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि वह मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही है। फिर सवालात का सिलसिला खत्म हो गया और मालकिन ने मेरी तारीफों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुझे कहती थी, गुड्डू तुम बहुत प्यारे हो, बहुत मासूम हो, बहुत वफादार हो। मालकिन की इस वफादारी वाली बात पर मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। वह रोजाना मुझसे यही कहती थी कि गुड्डू तुम बहुत वफादार हो। मैं समझ गया था कि मालकिन को मेरे और धीरज साहब के बारे में मालूम हो चुका है, इसलिए वह मुझे वफादार कह रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। वह दुनिया जहां के सवालात मुझसे पूछती थी, दुनिया जहां की बातें मुझसे करती थी, लेकिन जो बात यह मुझसे करना चाहती थी शायद उसकी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक दिन मालिक ने मुझसे पूछा कि मैं सारी रात जागता रहता हूँ या सोता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मुझे तो जल्दी नींद आ जाती है और सुबह सवेरा जागता हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे जवाब पर उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हो गई है। खैर, अब मैं रोजाना मालकिन का लताड़ा करता था और इस काम के लिए रोजाना ही वह मुझे 100 रुपए देती थी और मेरे सिगरेट का बंदोबस्त भी हो चुका था। लेकिन एक दिन मालकिन ने दिन की बजाय मुझे रात को कमरे में बुलाया तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। रात के 10 बज रहे थे। मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि उनके हाथ में 100 रुपए की बजाय गुलाबी नोट है, यानी कि 2000 का नोट। उन्होंने 2000 का नोट मेरी आंखों के सामने लहराया तो मैंने सवालिया नजरों से मालकिन की तरफ देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि यह लो। मैं कुछ परेशान सा हो गया। वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश होने की बजाय सोच में पड़ गया। आज उसको 100 रुपयों की बजाय 2000 का नोट मिल रहा है, जरूर कोई खास बात होगी। मैं अपने दिमाग में ताने बाने बुन रहा था कि मालकिन ने कमरे की बत्ती बुझा दी। उनकी इस हरकत पर तो मैं हक्का बक्का रह गया। अंधेरे में वह मेरे करीब आई और मेरे गाल को छूकर बोली, गुड्डू बेटा, मुझे पता है कि तुम अपने मालिक के बहुत वफादार हो और मैं समझ गई हूँ कि मोबाइल तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने नहीं बल्कि मेरे पति ने दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मालिक से ज्यादा मेरे वफादार बन जाओ। वह तो तुम्हें तनख्वाह भी नहीं देते हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी अगर तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरी कोई भी बात अपने मालिक तक ना पहुँचाओ। मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे कि आधी रात को इस घर में क्या होता है और कौन आता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनको क्या जवाब दूं, लेकिन मेरी आंखों के सामने 2-2000 के नोट लहरा रहे थे। मालिक ने तो मुझे कभी पैसे नहीं दिए थे और मालकिन मुझे सीधा 2000 दे रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि वह मुझे 2000 किस बात के लिए दे रही थी। मैं तो सारी रात सोता रहता था। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मेरे सोने के बाद इस घर में क्या होता है, कौन आता जाता है। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। मुझे मतलब था तो सिर्फ 2000 के नोट से। मैंने मालकिन से कहा कि ठीक है, मैं आपका वफादार रहूंगा, वह जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरी बात सुनकर मालकिन खुश हो गई और बोली, बस गुड्डू, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। मैं 2000 का नोट लेकर वापस अपनी चारपाई पर आकर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने सोचा कौन सा मैं अपने मालिक के साथ बेवफाई कर रहा हूँ। इस घर में तो ऐसा कोई भी खुफिया काम नहीं होता था कि जिसे मुझे मालिक से छुपाना पड़े। मैं संतुष्ट होकर सो गया। आधी रात को मेरी आंख प्यास की तड़प से खुली तो मैं किचन की तरफ आया, लेकिन मुझे मालकिन के कमरे में कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं परेशान हो गया, इस वक्त कौन आ गया है। मालकिन तो घर में अकेली होती है। ना चाहते हुए भी मेरे कदम उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन दरवाजा लॉक था। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं बाहर खिड़की की तरफ आ गया। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी क्योंकि गर्मी का मौसम था और पर्दा हल्का सा सरका हुआ था और मैं बहुत आसानी से कमरे के अंदर का मंजर देख सकता था। लेकिन अंदर का मंजर देखकर मुझे एक झटका सा लगा। मुझे उसी लम्हों समझ में आ गया था कि मालकिन ने मुझे किस बात के लिए 2000 का नोट दिया था। मैंने फौरन से मोबाइल निकाला और कमरे के अंदर के मंजर की वीडियो बनाकर अपने मालिक को भेज दी। मैं सारी रात सो नहीं सका।
परेशानी के मारे नहीं बल्कि खुशी के मारे। मैं समझ गया था कि अब मेरे दिन बदलने वाले थे। एक हफ्ते के अंदर मेरे मालिक वापस आ गए। उन्होंने अपने आने की खबर किसी को भी नहीं दी थी सिवाय मेरे। सिर्फ मैं जानता था कि वो आ रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं जानता था। अचानक से उनको सामने देखकर मेरी मालकिन के चेहरे का रंग फीका हो गया और मालकिन ने शिकवा भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे कि मुझसे बोल रही हो कि मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया कि उनके पति आने वाले हैं। मेरे मालिक ने उन्हें तलाक के कागजात पकड़ा दिए। मेरी मालकिन हैरान होकर उन कागजात को देख रही थी, फिर बोली कि मैं उम्मीद से हूँ। धीरज साहब ने कहा कि मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह बच्चा मेरा है या किसी और लड़के का, जिसको तुम रात को अपने कमरे में बुलाती रही हो मेरे जाने के बाद। ऐसा बोलकर धीरज साहब ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और मुझे शाबाशी दी और बहुत सारे पैसे भी दिए। कुछ महीने बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और फिर देश से बाहर चले गए। इस बार भी वह मुझे वही जिम्मेदारी सौंप कर गए थे जो पिछली बार सौंपी थी, और अब मैंने उनका विश्वास हासिल कर लिया था। वह मुझसे बहुत खुश थे। अब मैं उन्हें जो भी बताता हूँ आंख बंद करके मेरी बात का यकीन कर लेते हैं। लेकिन इस बार मैं बहुत खुश और संतुष्ट था। मैं चाहता तो मालकिन का वफादार रह सकता था, उनका राज मालिक को नहीं बताता और उनसे हजारों के नोट लेता, लेकिन मैं यह जानता था कि एक ना एक दिन यह राज जरूर खुल जाएगा और फिर मेरी भी शामत आ जाएगी। मालकिन के साथ साथ मालकिन का किसी के साथ चक्कर था। वह लड़का उनका पुराना आशिक था जिससे उनकी शादी नहीं हो पाई थी। मैंने दोनों तरफ का सोचा। मालकिन का वफादार होने में मुझे थोड़ा सा खतरा था और मालिक का वफादार होने में मुझे बहुत ज्यादा फायदा था। मुझे वाकई में फायदा हुआ था। मैं अब मालिक का पक्का नौकर बन चुका था। अब मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं बल्कि मोटी रकम तनख्वाह भी मिलती थी। मेरी नौकरी पक्की हो चुकी थी। मैंने अपने मालिक से वफा की थी जिसका सिला अब मुझे मिल रहा था और मैं बहुत खुश था। मालकिन बिल्कुल ठीक कहती थी, गुड्डू तुम बहुत वफादार हो। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।